हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है दृढ़ निश्चय के साथ BPSC पर लगते हैं। BPSC की परीक्षा जो है 30 सितंबर को होने वाली है। तो अभी तक तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन उसका डेट फिक्स है कि 30 सितंबर को होगा ही होगा। तो हमें जो है अपने विश्वास के साथ और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ इसकी तैयारी में लगना चाहिए, और बहुत सारे बच्चे लगे भी हुए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से BPSC के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो इन सारे वीडियो को देखने के लिए जो है BPSC 2024 PT एग्ज़ाम में आप जाकर ये सारे टेस्ट को देख सकते हैं, या और इसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया नाम से, ठीक है, एडुटेरिया सेट प्रैक्टिस, वहाँ पर आपके सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो BPSC और बिहार दरोगा वाले, बिहार SSC वाले, यूपी दरोगा वाले और जितने भी स्टेट PCS के बच्चे हैं उन सबके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 जो है इसको देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सदिश राशि है? ठीक है, निम्न में कौन सदिश राशि है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चाल प्रवणता। ठीक है, चाल प्रवणता। सदिश राशि वैसी राशि है जिसमें क्या होता है, दिशा एवं परिमाण दोनों होती है। ठीक है, दिशा एवं परिमाण दोनों होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। लेकिन अदिश राशि में क्या होती है, केवल परिणाम होती है। ठीक है, तो ये चाल, तापमान और विद्युत धारा, ये तीनों जो है अदिश राशि है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें कौन सदिश राशि है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चाल प्रवणता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो दूसरा का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शैवाल। ठीक है, शैवाल हो जाएगा। और शैवालों का अध्ययन जो होता है वो फाइकोलॉजी में होता है, आप लोग पढ़े होंगे शैवालों का अध्ययन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो 3 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नाशय के द्वारा। ठीक है, और इंसुलिन की खोज जो की थी वेटिंग ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने किया था? वेटिंग ने किया था। और अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथे नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा DNA में नहीं पाया जाता है? तो DNA में नहीं पाया जाने वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा यूरासिल। ठीक है, यूरासिल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। DNA की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था, ये आप सबको पता होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो 5 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है, और ये WBC जो होता है, WBC जो है मनुष्य में जो है रोगों से लड़ने की क्षमता को बरकरार रखता है। WBC अगर ख़त्म हो जाए तो समझिए कि मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसे रोगों से क्षमता से लड़ने की ताकत नहीं रहती है। ठीक है, तो WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, और RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे ही अपने से बता रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं चारों ऑप्शन को डील भी करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी कि किस तरफ से? तो ये 6 का आंसर सी हो जाएगा, पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, VVI क्वेश्चन है। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे, और प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में, और ये कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। ठीक है, राजगृह में, और 4 बौद्ध संगीति हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है? VVI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो हुई थी इसका आंसर 1939 हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा।
और इसकी स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस जो थे 38-39 में जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, जो मछली उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मछली का जो अध्ययन होता है किस में होता है, तो ये आप सबको बताना है, ठीक है। मछलियों का अध्ययन हम किस में करते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो 12 का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन बी में 3, 2, 4, 1 है। 3, 2, 4, 1। तो देखिए ये घास का मैदान है, तो कैंटरबरी जो है वो न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कहते हैं, पुस्ताज जो है वो हंगरी के घास के मैदान को, और वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका, और पंपास जो है अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। अगला पॉइंट है वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो 13 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के। ये कब हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के तुरंत बाद हुआ था, ठीक है। आपको याद होगा वंदे मातरम जो है इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो एक बुक है आनंद मठ, उसमें सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो 14 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको डेट के साथ जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग कहलाता है? उसका नाम क्या है? तो 15 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 54 में है, ठीक है, अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है? तो 16 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है। 18 वर्ष की उम्र जब हो जाएगी तब आप मत देने के लिए एलिजिबल होंगे, इसी को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो 17 का आंसर सी हो जाएगा, भाग 11 अध्याय 1, ठीक है, भाग 11 अध्याय 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 18 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन। VVI क्वेश्चन है, इसे हम वयस्क मताधिकार के आधार पर जो 18 वर्ष किया गया था वही है 18 वर्ष, उसी को कहा जाता है। ये 61वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट जो एक पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? VVI क्वेश्चन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो थे वो स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किए थे, जिनके द्वारा जो है आर्य समाज और शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट है श्रम गहन उद्योग वह उद्योग है जहां पर क्या होता है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। श्रम गहन उद्योग वह है जहां अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो 22 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। VVI कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो, ठीक है, दुनिया के मजदूरों एक हो। वैद्यत्री कहा जाता है, वैद्यत्री जो है किस वेद को सम्मिलित रूप से कहते हैं? तो 23 का आंसर सी हो जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जो है वैद्यत्री के नाम से जाना जाता है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, आप सबको पता होगा। और वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या जो है आप लोग बताएंगे कि 6 होती है, ठीक है। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, वेदांगों की संख्या 6 है और उपनिषद जो है 108 है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है, कौन दर्शाता है? तो 24 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिलिप्स वक्र, ठीक है, फिलिप्स वक्र।
बुग्याल तथा पयार घास का मैदान किस प्रदेश में पाया जाता है? ये नया क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। बुग्याल तथा पयार घास का मैदान, तो 25 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में है। ठीक है, बुग्याल तथा पयार घास के मैदान जो है उत्तराखंड भारत में है। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन का कारण इनमें से सभी है, ग्रीन हाउस गैस भी है, प्रदूषण भी है, ओजोन परत का क्षरण भी है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? ठीक है, प्रत्यक्ष कर कौन है, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं प्रत्यक्ष कर को इंग्लिश में। तो 27 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2, मतलब व्यक्तिगत कर और निगम कर जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द का जो निर्माण किया था वो हैकल ने किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का टॉन्सले, ऐसे तो इसका आंसर टॉन्सले होना चाहिए था, 28 का आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन इसको आप लोग बताएंगे थोड़ा सा, मैं कन्फ्यूजन हूँ। बुक में तो हैकल दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से टॉन्सले होना चाहिए। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टॉन्सले ने किया था मेरे हिसाब से। आप लोग भी इसका आंसर सही सही बताएंगे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो 29 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लकड़ी में। ठीक है, लकड़ी में जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये निम्नलिखित लगाया हुआ है इसलिए। ऐसे ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होती है वो इस्पात में होती है, जिसका जो होता है 6420 जो होता है उसमें ये होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन होता है? तो ये हो जाएगा थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है? तो ये हमेशा सीधा होता है। ठीक है, हमेशा सीधा होता है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 33 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुक्कुट पालन, भूरी क्रांति, ये सुमेलित नहीं है। खाद जो है हरित क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, उद्यान जो है सुनहरी क्रांति, ये तीनों सम्मिलित है, लेकिन कुक्कुट जो है वो भूरी क्रांति से सम्मिलित नहीं है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य घटते क्रम में बताने हैं। ठीक है, तो 34 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस सेट को जो है आप लोग भी बनाते चलिएगा, और इससे जो है आपको खुद का टेस्ट हो जाएगा कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, तो इसके साथ अपना आंसर भी लिखते जाए मेरे साथ साथ, और बाद में इसको मिला ले कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करें। 35 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, पंचेत बांध दामोदर नदी पर, बांध सागर सोन नदी पर, और रंजीत बांध जो है रावी नदी पर है। तो इस तरह से आप लोग जो ये परियोजनाएं भी याद कर लेंगे पूरा। निम्न में कौन सा देश स्थल रुद्ध है, लैंड लॉक है? तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन खोजने में थोड़ा सा जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको सभी देश के नाम याद होने चाहिए। तो 36 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पराग्वे। पराग्वे जो है एक स्थल रुद्ध देश है। ग्रेट कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलोरेडो। ठीक है, कोलोरेडो। अगला पॉइंट है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो 38 का आंसर डी हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बाद बाकी एल एम सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति और थुंगन समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय ये पारित हुआ था। ठीक है, चैम्सफोर्ड के समय, और इसी अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो इसको बताना है। 40 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रांतीय संविधान समिति की जो है अध्यक्षता नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता जो है सरदार पटेल ने किया था। बाद बाकी जो है संघ समिति, संघीय विधान समिति और प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति का जो अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो 41 का आंसर ये हो जाएगा। बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए लॉन टेनिस। ठीक है, लॉन टेनिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? VVI क्वेश्चन है ये। टायलर पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी तेलुगु। ठीक है, तेलुगु को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 45 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मौर्य काल में। ठीक है, मौर्य काल में। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो 46 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा महास्थान। ठीक है, महास्थान। नेक्स्ट है चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा बाघ। चोल का जो एक तमिल राजवंश है इसका राजकीय चिन्ह क्या था? तो बाघ था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? तो 48 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी सही है। बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों से संबंधित है एलोरा। अगला पॉइंट है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, किसने जोड़ा था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें सबसे पहले महात्मा कहा था। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर मोहम्मद गौरी हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी। तो इस तरह से जो है आप लोग अगर जीएस को मजबूत करना चाहते हैं तो एडिटोरिया के ये वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन जो है इससे जुड़िए और मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली जो है 50 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट इसका लेकर आ रहा हूँ। और इसके बाद जो है बीपीएससी का जो एडिटोरिया का आधार सीरीज चला है जो बहुत कम ही लोग जानते होंगे, अभी बहुत कम लोगों को पता होगा। ये जो है एनसीईआरटी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अगर एक बार पढ़ ले तो ऐसे प्रश्नों का संकलन जो है बहुत ही कम मिलता है और काफ़ी गहराइयों से निकाला गया है ये आधार सीरीज का श्रृंखला जो बुक मार्केट में आ चुका है। आप लोग खरीद के भी पढ़ सकते हैं। अगर जो लोग नहीं खरीद सकते हैं तो उनके लिए मैं हूं और आप लोगों के लिए डेली जो है आधार सीरीज भी अब चलेगा। एनसीईआरटी से संबंधित सभी क्वेश्चन जो होंगे वो एक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जैसे हिस्ट्री का अलग होगा, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का। इस तरह से आधार सीरीज का बहुत ही अच्छा सेशन है, तो आप लोग ज़रूर देखिए, मेरे साथ जुड़िए। और आप लोग के लिए मैं अब केवल है बीपीएससी, दरोगा, बिहार एसएससी और स्टेट पीसीएस के लिए ही जो है सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और करंट अफेयर्स का भी सेशन लगातार चलते रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ स्मरणीय तथ्य को भी देख लेते हैं। गजनी साम्राज्य के संस्थापक जो थे अलप्तगीन थे। ठीक है, मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। VVI क्वेश्चन है। महमूद गजनवी के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतबी रहते थे। अगला पॉइंट है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने पहला आक्रमण जो किया था 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 में किया था जाटों के विरुद्ध। ठीक है, जाटों के विरुद्ध। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 में मुल्तान पर। ठीक है, इसने दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर किया। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। ठीक है, भीम द्वितीय। आगे देखते हैं, कुछ युद्ध दिया हुआ है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें चौहान विजयी रहा। तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 में गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से हुआ, लेकिन इसमें जो है चौहान की हार हुई और गौरी विजयी हुआ। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में गौरी एवं जयचंद के बीच, गौरी विजयी रहा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अभिलेख VVI अभिलेख है, इसको देख लीजिए आप लोग। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशियन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। नासिक जो है गौतमी बलश्री से संबंधित है और भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण अभिलेख जिसे आप लोग याद रखेंगे और इसका आंसर जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जो लोग इस सेट को बनाएंगे वो लोग जो है इससे आंसर मिला सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का 13 नंबर प्रैक्टिस सेट वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का एडिटोरिया का बहुत ही मस्त बुक है। आप लोग लगातार जुड़े रहिए और ये जो है 100 सेट का जो है इसमें 5000 से प्लस क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।